गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूं। जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, और जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में भी काफी मैंने इसमें कोशिश करेंगे कि काफी वीडियो बनाई जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका आधार है और इसी के लिए अधिकतर स्टूडेंट पढ़ते हैं कि उनको अंग्रेजी बोलनी आ जाए, थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना आ जाए। तो उस चीज को अगर उन्हें काफी हम इसमें करेंगे वीडियो। तो ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा बेस है, तो ध्यान से इसको सुनना है और उसके हिसाब से फिर एक्सरसाइज भी करनी है। तो पहली चीज तो ये कि ट्रांसलेशन होती क्या है। तो जो ट्रांसलेशन जो है, जैसे इंग्लिश में मेरे इसकी डेफिनेशन है, ट्रांसलेशन इज ए मेंटल एक्टिविटी, यानी कि मानसिक क्रिया है, गतिविधि है, इन विच ए मीनिंग ऑफ गिवन लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स, मतलब कोई भाषा में जो एक अर्थ बताया जाता है उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करना कहलाता है ट्रांसलेशन। इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द लिंग्विस्टिक एंटिटीज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू देयर इक्विवेलेंट्स इनटू अनदर लैंग्वेज। मतलब एक भाषा का कोई वाक्य है या कोई मीनिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, उसको दूसरी भाषा जो उसके समकक्ष उसी प्रकार की स्ट्रक्चर मीनिंग जो लगभग वैसा ही हो उसमें उसको परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि ट्रांसलेशन में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। कोई भी दो भाषाएं बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, इसलिए 100% एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है क्योंकि जो लैंग्वेज है वो सोशो जोग्राफिकल फिनोमेना है, यानी एक समाज में किसी शब्द का मीनिंग क्या है उसके साथ उसके भाव भी जुड़े रहते। जैसे हम बात करें कि हैंडशेक करना, हाथ मिलाना, किसी से हम हाथ मिलाने की बात करें, हैंडशेक हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अब गले मिलना है, बहुत अच्छी बात, लेकिन यही मीनिंग अगर यूरोपियन कंट्रीज में कोई लड़का लड़की गले मिले तो वो सामान्य प्रक्रिया अलग भाव है और हिंदुस्तान में तो अलग भाव आता है, यानी कि है तो प्रोसेस वही लेकिन भाव अलग हो जाता है। ये लैंग्वेज के साथ होता ही है, हर लैंग्वेज में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाती। और ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सबसे पहले टेंस का भी जानना जरूरी है, क्योंकि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। तो ग्रामर में जो टेंस, जिसको काल कह सकते हैं, का अर्थ है समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम कह देते हैं। यानी टेंस उस समय को से पता चलता है जिस वक्त वो कार्य होता है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एक्शन। इट इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अलग अलग जो रूप है वर्ब्स के, उनका इस्तेमाल कर कर इसको हम पता करते हैं या इसको अभिव्यक्त करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे हिंदी भाषा और अंग्रेजी की बात करें, हिंदी में जो वर्ब होती है, जैसे मैं कहूँ वह जाता है, ये प्रेजेंट टेंस है। वह गया, यानी वही जाने वाली वर्ब है, जाने का, गया पास्ट टेंस है, और वो जाएगा फ्यूचर टेंस है। यानी तीन प्रकार के जो टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे टेबल में आप देख रहे हैं, प्रेजेंट का उदाहरण टुडे, पास्ट का लास्ट ईयर, फ्यूचर का टुमारो। तो हिंदी में जो वर्ब है उसके तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इंग्लिश में जो वर्ब है उसके दो ही रूप होते हैं, यानी इंग्लिश में वर्ब में केवल दो ही रूप होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती वर्ब की। जैसे हिंदी में था ना, जाएगा, करेगा, भरेगा, ये क्या है, फ्यूचर फॉर्म है वर्ब की।
लेकिन इंग्लिश में कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती। इंग्लिश में वर्ब के दो ही होते हैं। जैसे इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हर भाषा की थोड़ी बहुत अलग होता है, उस चीज को हम किनारे रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि लगभग हम सीखे जो बात कम से कम कहना चाहें वो कह सकें। तो उसी में सबसे पहला जो टेंस है जो हम करना चाहेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, अनिश्चितकालीन टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो वाक्य पहचान, भाई हमें तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में भी है और जिस बैकग्राउंड से हम हैं तो हमारा तो मुख्य यही है। अब मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊं कि यूनिवर्सल ट्रूथ करता है, इसमें फैक्ट्स आते हैं, ये चीज आती है, तो वो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए हमने हिंदी वाला तरीका लिया है इस वीडियो में। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हो, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो अब सेंटेंसेस आपको पता ही है, तीन तरह के मान लीजिए। एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते, फिर नेगेटिव है, फिर इंटरोगेटिव है। तो तीन तरह से हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव की बात करें तो देखिए, द सब्जेक्ट के बाद जो सिंगल नंबर और थर्ड पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस और ई एस लगता है। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। अब इसको मैं समझा दूं आपको कि इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड में यू, और बाकी जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में है। जितने भी थर्ड, ही, सी, इट, कोई भी नाम, किसी कितने करोड़ों अरबों नाम सब थर्ड पर्सन में जाते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो अलग नियम है, और अगर प्लूरल है तो अलग। अगर बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड और प्लूरल के लिए एक नियम है। तो देखिए, पहला जो है सिंगुलर की सब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी थर्ड पर्सन भी हो सब्जेक्ट और वो भी हो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। जैसे देखिए एग्जांपल, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है, ताहती है ना, तो सी सब्जेक्ट है, सिंग्स हो गया, एस लगता है इसमें, एस लगता है इस सॉन्ग। जैसे हम कहें, अब ये दूसरा होता है, वह राम अपना गृह कार्य करता है, होमवर्क करता है, तो राम डज, डू के साथ ई एस लगता है, हिज होमवर्क। इसी तरह प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, एस और एस नहीं लगता, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट साथ आ जाता है। जैसे प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस और एस नहीं लगता। जैसे दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। लड़कियां उनको किताबें देती है, द गर्ल्स गिव देम बुक्स। अब ये प्लूरल का हो गया। इसी तरह कह सकते हो आप, जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी आई, वी और यू अगर सब्जेक्ट हो तो भी एस और एस नहीं लगता है। जैसे आई राइट ए लेटर, यू गिव हर ए पेन। अब ये बात नोट करने लायक नंबर, तो सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम आपने देखा होगा किताबों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा, वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है, ये ध्यान रखना। एस लगकर नाउन तो प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगकर सिंगुलर बनती है। अगर सिंगुलर बनाना पड़े तो एस और ई एस जोड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाक्यों में, यानी कि दो कैटेगरी होगी, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट, और दूसरी कैटेगरी होगी सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन। तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो तो दिया हुआ है ना, देखिए रेड में, सब्जेक्ट प्लस सिंगल नंबर हो, सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो डज नॉट लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे he does not write a letter, सीता does not play chess। ये does not लगा क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन और सिंगुलर थे, और प्लूरल और वो हो तो बहुवचन नाउन हो, जैसे आई, वी, यू, दे एटसेट्रा, तो डू नॉट लगाते हैं, यानी डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यू डू नॉट प्ले हॉकी।
दे डू नॉट गिव अस बुक्स, आई डू नॉट लाइक हर। अब रूल 3 देखिए, अगर वाक्य में कभी नहीं होता है ना, कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं, डू या डज नहीं लगाते। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसका ही नेवर टेल्स ए लाई। अब इंटरोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य देखिए, पर्सनवाचक में क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डू डज जो लगता था पीछे वो पहले आएगा, बाकी वही चीजें हैं। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन हो तो डज लगेगा, वो पहले आएगा। यानी डज प्लस सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उदाहरण के लिए, डज ही रेड ए बुक, डज योर मदर लव यू। इसी तरह आई, वी, यू और बहुवचन कर्ता से पहले क्या लगेगा, डू लगेगा, उसमें डू लग जाएगा। डू आई गिव यू ए फैन, डू दे प्ले हॉकी। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है। अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि होते हैं ना, जो WH वाक्य बोलते हैं जिनको शब्द हो, तो पहले उनकी अंग्रेजी डू डज बाद में लगेगा। जैसे देखिए, वो यहाँ क्यों नहीं आती है, तो क्यों का उसको तो वाई, तो वाई फिर वाक्य डज सी कम हियर। वो कब स्कूल जाता है, तो क्या जाएगा, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। और देखिए भाई इसी तरह हाउ मच है, कितना है, कितने, हाउ मेनी है, कौन सा, विच है, उनसे भी नाउन वही डू डज पहले लगता है। या देखिए पर्सन वाले, विच बुक डू यू वांट, यानी सब्जेक्ट से पहले। इस तरह हाउ मेनी पेंसिल डू दे वांट, यानी कि मेन सब्जेक्ट दे है, इसमें यू है और डू लगा। इसी तरह अगर वाक्य में कोई पर्सनवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह प्रोबेटिव वाक्यों में नहीं होता है। जैसे तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो हु कम्स टू योर हाउस डेली, यानी इनके साथ व्हाट डज ही डू, ये सब WH जो वाक्य है पर्सनवाचक वाले, इनके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। और इंटरोनेगेटिव वाक्य हो, यानी इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो, तो इसमें वो है कि डू डज तो पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। जैसे वही डू डज डज सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी तो आएगी। जैसे डज ही नॉट राइट ए लेटर, दूध कौन पसंद नहीं करता, हु डज नॉट लाइक मिल्क। इस तरह, और वाक्य के जब भी पर्सनवाचक चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे कोई सा भी हो, पर्सनवाचक अगर वाक्य है तो उसके लास्ट में पर्सन चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ये बात हमें हमेशा रखनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हम 10 वाक्य कर रहे हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में दिया हुआ है, इनकी आपको ट्रांसलेशन करनी इंग्लिश में। मैं बहुत ही सिंपल वाक्य लिए हैं। सबसे पहले देखिए, मैं अपने माता पिता को प्यार करता हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो किसके बारे में, मैं के बारे में, सब्जेक्ट होगा आई। प्यार करना, प्यार करना, लव, किसको, माता पिता क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता, माई पेरेंट्स। तो आई लव माई पेरेंट्स। अब जो है ना अगले वाक्य में इनके सबके उत्तर भी दिए हो, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह तुम अपने स्कूल की प्रशंसा करते हो, तो तुम हो गया ना, यू, प्रशंसा करना एडमायर या प्रेज, जो भी वर्ड यूज करो, किसकी, योर स्कूल। बस इतनी सी बात है, यू प्रेज योर स्कूल आ गया। तुम अपने बड़ों का वह अपने बड़ों का आदर नहीं करता है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह ही के साथ कौन सा पर्सन है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ही के बाद क्या लगेगा, डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट। अब आदर करना का मतलब रिस्पेक्ट, ही डज नॉट रिस्पेक्ट अपने बड़े, हिज
elders. He does not respect his elders. He does not respect his elders. फिर है, क्या वह अध्यापकों का आदर नहीं करता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया और नेगेटिव भी है, तो इंटर और नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह तो क्या लगेगा, डू डज, तो और प्रश्नवाचक तो डू डज पहले लगेगा। डज ही, फिर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा। डज ही नॉट रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, देखिए डज ही नॉट रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। फिर है, वह स्कूल कब नहीं जाता है। देखिए इसमें कब नहीं, कब और क्यों आया था ना इनके वाक्य, सबसे पहले कब का आता है, व्हेन। अब देखिए वह सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, डज। व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल। मैं टीवी नहीं देखता हूं, तो सब्जेक्ट क्या, आई फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगेगा, डू नॉट। आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी। राम क्रिकेट खेलता है, तो राम सब्जेक्ट है, राम के बाद खेलना यानी प्ले, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्ले के साथ एस और एस, प्ले के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। तो अनीता और प्रिया अपने बड़ों का आदर नहीं करती, इसमें सब्जेक्ट क्या है, अनीता और प्रिया, सिंपल वाक्य है नेगेटिव वाला। तो अनीता एंड प्रिया दो हो गई, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। अनीता एंड प्रिया डू नॉट आदर करना, रेस्पेक्ट देयर, THEIR, देयर एल्डर्स। देखते हैं, अनीता एंड प्रिया डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अब नौ का, आप दूध क्यों नहीं पीते, तो आप दूध क्यों नहीं पीते, तो क्यों कहा गया, तो क्यों का क्या इंग्लिश होती है, व्हाई। आपका मतलब यू के साथ क्या लगेगा, डू। व्हाई डू यू नॉट टेक मिल्क या ड्रिंक मिल्क, व्हाई डू यू नॉट टेक मिल्क, ठीक है। वह कब खेलता है, कब का क्या होगा, व्हेन, तो व्हेन डज ही खेलना, प्ले, व्हेन डज ही प्ले। ये प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इस प्रकार करेंगे तो हम एक ही, अभी तो किया 12 वाक्य, 12 टेंसेस बन जाते हैं, एक एक कर करेंगे तो ये आपको काफी सेंटेंसेस हो जाएंगे और करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा सुझाव ये कि इसको आप करते वक्त अपने लिख लें और फिर उसका उत्तर मिलाएं कि आप कितना हद तक कर लेते हैं। जैसे जैसे आप करोगे आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।